अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है। आज हमारा जो टॉपिक है वो दिल की बीमारियों का हैगा। आज जैसे कि आपको पता हैगा कि दिल की बीमारियां जो हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में ही बल्कि हर जगह आजकल बहुत हैं, और यहाँ लोग जो है दिल की बीमारी की वजह से परेशान भी होते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये दिल की बीमारी में कब दर्द हुआ और कब इनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहेगा। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, और ये उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे जो घर में हों और उनको कुछ समझ में ना आए तो कम से कम मेरे इस वीडियो से उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले ये कि हार्ट अटैक जो होता है एक तरह का, जब आपकी थोड़ी सी मैं आपको पैथोलॉजी बता दूँ उसकी, कि जब दिल की शरियानों में ब्लड अगर रुक जाए और क्लॉट बन जाए, उसकी वजह से अगर टिश्यू जो है वो उनके डैमेज हो जाए हार्ट की, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक में भी कई टाइप्स हैं। मसलन ये कि जिसको हम कहते हैं कि एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और इसको में जो है ना, और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। हाँ, ये तीन चीज़ें जो है इनको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। यानी मैं सिंपल से एक तरीके से कहूँगा कि ये तीनों कंडीशन जो है वो ख़तरनाक होती है। अब क्या होता है कि जब आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो पेशेंट को जो है ना वो ये फील होता है कि जैसे बहुत ही सीवियर किस्म का चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन होने के बाद उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सीने में जो है किसी ने कोई जकड़ लिया हो, या टाइटनेस ही फील होगी, या फिर ये होगा कि उसका दर्द जो है वो पीछे की तरफ भी जा सकता है, गर्दन की तरफ भी जा सकता है, जबड़ों में भी जा सकता है, आर्म में भी जा सकता है, दोनों आर्म में भी जा सकता है, और अपर एब्डोमेन पे भी जा सकता है। तो उसकी वजह यही कि बहुत से कंडीशन ऐसा भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि जैसे ज़्यादा खा लिया हो, खाना खा लिया, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो ये समझते हैं कि शायद इंडाइजेशन है। लेकिन ये कि जो पेशेंट पहले ही जो रिस्क फैक्टर हैं और जिनकी वज़न ज़्यादा है, तो उसमें अगर इस कंडीशन में जब अगर वो ये महसूस करेंगे जैसे इंडाइजेशन है, खाना ज़्यादा खाने से कोई भारीपन महसूस हो रहा है, या मैदे में कोई तकलीफ सी महसूस हो रही है, या मतली सी फील हो रही है, तो उसको ज़रूर अपना इनिशियली जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा ट्रीटमेंट के लिए, कि इनिशियली उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिएगा। तो अब क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया था कि सीवियर चेस्ट पेन और ये सब चीज़ें होती हैं, रिलेट करता है कि पैकट जब इस तरह की चीज़ हो तो फ़ौरन आदमी को ये चाहिएगा कि वो अगर घर पे है तो वो उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर ये इन चीज़ों की कंडीशन रहेगा तो पहले ही आपको चाहिए कि आदमी को सबसे पहले कोशिश करें कि वो किस तरीके से एज सून एज पॉसिबल इमरजेंसी में लेके जाएँ। अब क्या होता है क्योंकि उसकी वजह ये कि इसमें शुरू के जो आवर्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और उसमें चांसेस होते हैं कि दिल की यानी हार्ट अटैक की वजह से एरिथमिया हो जाए। तो एरिथमिया में जो है वो वीटैक और वीएफ होता है, जिसमें दिल की जो धड़कन है वो बिल्कुल बदल सकती है। ये एकदम दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो सकती है और इरेगुलर हो सकती है। जैसे नॉर्मली जो दिल की धड़कन है वो चेंज हो सकती है। तो ये कंडीशन जो होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। उसके लिए तो जाहिर है कि इमीडिएटली जो है वो आपके पास डिफिब्रिलेटर होना चाहिएगा। लेकिन अभी ये कि जब ये कंडीशन अगर हो तो इसमें पहले सबसे पहले तो ये करें कि आप घर में अगर मौजूद हैं तो कोशिश ये करें कि सब घर में ही एस्प्रिन होती है कि तो 2 गोलियां एस्प्रिन यानी तकरीबन 300 मिलीग्राम की गोली देते हैं। अगर टैबलेट एंजेसिड है तो उसको फ़ौरन ज़ुबान के नीचे रख लें, और साथ में अगर एक पैच आता है नाइट्रोडर्म टीटीएस के नाम से एक पैच आता है, उसका ये होता है कि उससे नाइट्रेट रिलीज़ होती है। तो अगर वो पैच मौजूद है तो सीने में जो है वो लेफ़्ट साइड पे उसको आप चिपका दें, ताकि उसमें से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दवाई रिलीज़ होते रहे और विज़ोडाइलेटेशन और आपका जो दर्द है वो कम हो जाए। होता क्या है कि जब ये दर्द शुरू होता है तो लोग ये समझते हैं कि आप तो इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग भी ये समझते हैं कि शायद ये कार्डियक दर्द है, तो और उससे खौफ से
उनको और दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि मतलब उसमें पसीना भी आता है, फिर घबराहट शुरू हो जाती है कि तो बेहतर ये है कि ये चीज़ें आप घर पे मौजूद होनी चाहिए। आप क्या करते हैं कि आप इसको फ़ौरन आप उसको अस्पताल लेके जाइए, इमरजेंसी में लेके जाएं तो डॉक्टर जो है ज़ाहिर है कि एक तो जो समझदार डॉक्टर है वो सबसे पहले यही समझेगा, जब उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेगा तो वो समझ जाएगा कि इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हुई है। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि आप को जो है ना वो फ़ौरन ऑक्सीजन भी लगा देते हैं। ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर आपकी आईवी लाइन मेंटेन कर देते हैं और उसके बाद फिर वो एस्पिरिन देते हैं। फिर उसके बाद ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में अगर सपोज कर लें कोई चेंजेस आ गई तो पता चल जाता है कि चीज़ें, लेकिन शुरू में ये भी हो सकता है कि चेंजेस ना हो, क्योंकि उसकी वजह ये कि इनिशियली जो है ज़रूरी नहीं है कि ईसीजी में चेंजेस हो। बहुत सारी एमआई ऐसे होते हैं जो दिल के अटैक ऐसे होते हैं जिसमें ईसीजी में कोई चेंजेस ही नहीं होती, तो जिसको नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। इसीलिए इसके साथ जो है ना वो कार्डियक एंजाइम कराते हैं, और कार्डियक एंजाइम भी कि जब तक की रिपोर्ट आती है पता चल जाता है कि उसमें कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए हैं, यानी उसमें कार्डियक एंजाइम के साथ साथ ट्रोपोनिन आई भी करते हैं। अब क्या होता है कि ईसीजी अगर हम सपोज कर लेंगे पहले नॉर्मल आई है तो हम ये कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद दोबारा एक और ईसीजी करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि पहली ईसीजी और दूसरी ईसीजी में कितने चेंजेस हैं। अगर सपोज कर लें खुदा न खास्ता अगर एमआई है तो फिर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इमरजेंसी में जो है वो थर्मोलिटिक थेरेपी भी दी जाती है। ये थर्मोलिटिक थेरेपी जो है वो ये है कि जो आपके जो दिल की खुदा न खास्ता दिल की शरियानों में अगर क्लॉट बन जाए तो उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसका आइडियली यही है कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपको पहुंचना पड़ता है, और 12 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लग जाए तो फिर तो ये है कि ये हार्ट जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो ये इंजेक्शन लगाने से पहले जो है ना वो कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, मसलन ये कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, या ये कोई रिसेंट सर्जरी हो, या आपको कोई खुदा ना खास्ते कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी कोई बीमारी हो। तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें पूछ के ये इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये कि ये इंजेक्शन जो है ये 12 घंटे से पहले लगाया जाता है। अगर 12 घंटे के बाद ज़्यादा देर लग जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि आपका हार्ट खुदा न खास्ता डैमेज हो सकता है। फिर आपके दूसरे टेस्ट होते हैं, उसमें चेस्ट एक्सरे होता है, ये देखते हैं कि लंग्स की कंडीशन क्या है। फिर इकोग्राफी करते हैं, इको से ये पता चल जाता है कि आपका क्या कहते हैं कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है, कोई जो अगर खुदा न खास्ता कोई जो वॉल डैमेज हुई है तो उसमें कितने % डैमेज हुई है, कि कितनी तो उसकी वॉल मूवमेंट से मोटिलिटी से पता चल जाता है कि कितना वॉल डैमेज हुई है। और फिर सबसे बड़ी बात ये इजेक्शन फ्रैक्शन है। नॉर्मली जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है दिल का 50-55% से ऊपर होता है। अगर खुदा न खास्ता जिसको अगर ख़ास तौर पर उन लोगों का जिनका अस्पताल पहुँचते देर होती है तो इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, और ज़ाहिर है आगे चल के उनको फिर सांस की तकलीफ़ और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब क्या करते हैं कि ये जब सब चीज़ें हो जाए फिर साथ में बाद में जो है वो अगर इन चीज़ों से नहीं पर तो फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि एंजियोग्राफी भी एक इंडिकेशन है कि डायग्नोस करने के लिए कि कौन से वेसल आपके इन्वॉल्व है। जब एंजियोग्राफी करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि एंजियोग्राफी के साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, क्योंकि अगर सपोज कर लो कि एक वेसल ब्लॉक है या 2 वेसल ब्लॉक है तो फिर जो डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा होता है, इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट जो कर रहा होता है एंजियोग्राफी, उसी वक्त जो है वो स्टेंट भी डाल देता है। अब स्टेंट डालने के बाद क्या कहते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। बाकी ये कि और दूसरे बाकी भी टेस्ट रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होता क्यों है। होता ये है कि आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें लोग जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं कि आपका वेट बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। आप जाके बर्गर खा रहे होते हैं और उसके बाद चिप्स खा रहे हैं, दूसरी ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, हेल्दी चीज़ें आप लेते नहीं, वेट बढ़ा रहे होते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है, बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से ये जो उनके कॉजेज़ में आ सकती है।
लेकिन जेनेटिक एक है कि अगर एक फैमिली में एक को है तो चांसेस होता है कि उसकी फैमिली में दूसरों को भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी ये है कि आदमी को करना चाहिए, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट को मेंटेन करना चाहिएगा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और सब्जियां ज़्यादा खाएं, पैदल चलें, थोड़ा हफ्ते में 4-5 दिन जो है ना 35-40 मिनट जो है ना वॉक करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने सबसे बेहतर ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हेल्दी फूड खाएं, वज़न को कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। इन सब चीज़ों का अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इस तरीके की कंडीशन के भी चांसेस कम होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।